इससे पहले बताया गया था बॉयल्स लॉ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ये बताया गया था कि अगर कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अपने प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टेम्परेचर और मास वहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ जो बता रहा है कि कोई सी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर आप घटाते हैं तो वॉल्यूम आपका घटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला वो चार्ल्स लॉ? चार्ल्स बोला कि इस पर्टिकुलर इवेंट में जो है आपका प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मास तो कांस्टेंट है, प्रेशर आपका इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एट अ कांस्टेंट प्रेशर द पर्टिकुलर मास ऑफ एनी गैस, उसका जो वॉल्यूम होगा वो अपने टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर ना बढ़ेगा ना घटेगा, तब उस पर्टिकुलर किसी भी गैस का जिसका मास मान लो m मान लेते हैं, उसका अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर हम उसका टेम्परेचर को घटाते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे कि दूध को ले लो। दूध में जब हम गैस का बर्नर का स्पीड बढ़ाते हैं तो दूध क्या होता है, उबलना ज्यादा स्पीड करना चालू कर देता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of any gas is directly proportional to its temperature। ये तो मतलब कि चार्ल्स लॉ का तो ये नॉर्मल सा एक डेफिनेशन टाइप का हम बस बता दिया। असल में चार्ल्स लॉ बोला जाता है, चार्ल्स लॉ का डिफिनेशन है ना 1/273 के ऊपर है, तो इसके बाद हम तुमको दिखाएंगे। मेनली हम चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन करना चाहते हैं, v1/t1 = v2/t2। जब हम दिखाएंगे तुमको उसी के हिसाब से हम तुमको बताया कि चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, घट जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ होगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, बट यहाँ पर जो है मास एंड टेम्परेचर, सॉरी सर, प्रेशर, मास एंड प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा v = kT। अब इसका डेरिवेशन दिखाते हैं। तो मान लेते हैं लेट v be the volume and T be the temperature of any gas at constant pressure। Let V be the volume and T be the temperature of any gas at constant pressure। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, देन V = हो जाएगा kT, where K = कांस्टेंट। यहाँ पे भी लिख सकते हैं मास एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, K = कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियली volume is V1 and temperature is T1 at constant pressure। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे V की जगह V1 पुट करते हैं और T की जगह T1, फाइनल रिलेशन आएगा V1/T1 = K। ये इक्वेशन 1। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी भी गैस का वॉल्यूम या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा, तो बढ़े या घटे उसको हम लोग मान लेते हैं V2। एक्सपेरिमेंट फाइनली वॉल्यूम बिकम्स V2 and temperature becomes
T2। तो यहाँ पे V की जगह V2 एंड T की जगह T2 पुट करते हैं तो V2 बाई T2 इज इक्वल टू K मिलेगा बाई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बाई 1 and 2 V1 by T1 is equal to V2 by T2। This is the derivation of Charles law। ये एक चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन है, V1 by T1 by V2 by T2। तो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे प्रूफ पर। ठीक है, ये प्रूफ जो है चार्ल्स अपने लॉ में दिया था। एक दूसरा प्रूफ भी दिया था, इसमें बताया था कि गैसों का जो वॉल्यूम होता है वो 0 हो जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसका भी मैथमेटिकली प्रूफ हम तुमको दिखाते हैं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। आई विल प्रूफ आफ्टर दिस। नोट करो। नहीं, जो टॉपिक है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के कॉम्बिनेशन से ही इक्वेशन निकलता है, जिसको हम लोग गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। बोलने का मतलब है डिराइव करने बोलेगा, क्वेश्चन देखो बोलेगा डिराइव गैस इक्वेशन, या इसी को दूसरे तरीके से बोलेगा P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, या इसी को बोलेगा तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स। मतलब कुछ भी आ सकता है। जैसे इस बार टेट का एग्जाम हो रहा है तो लोग पेपर देख ही लेंगे कि पेपर में क्या पूछा गया, क्या पूछा नहीं जा रहा। 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, तो 3 चीज है। एक तुम्हारा दिया क्या कि डिराइव गैस इक्वेशन, या फिर ये, या फिर तीनों में से कुछ भी दे तुमको काम जो है एकदम सेम करना है। हम लोग करें कहाँ से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू। अच्छा, इससे स्टार्ट कर देंगे, पहले इससे स्टार्ट कर दें। लेट V be the volume, P be the pressure and T be the temperature of any gas of mass m। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के हिसाब से बॉयल्स का बताया था वॉल्यूम जो होता है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ कंडीशन था। कंडीशन ये था कि यहाँ पर मास एंड टेम्परेचर जो होगा आपका वो कांस्टेंट होना चाहिए बॉयल्स लॉ में। मतलब आपका जो है टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये रूल था वहां पे। दूसरा था अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम जो होगा टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, मास एंड प्रेशर कांस्टेंट। मास एंड प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे इसे लिखो कंबाइन बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। इन दोनों कंबाइन करते हैं तो दोनों देखो V है तो एक बार लिखेंगे V। ये प्रोपोर्शनल का कंडीशन होता है, अगर दो सेम है तो एक ही बार लिखते हैं। दो वेरिएशन, एक वेरिएशन, यहाँ पे 1/P है और यहाँ पे T है। इसके बाद V इक्वल टू, ये जब भी हटता है तो इक्वल टू आता है और K का साइन आता है, इंटू 1/P इंटू T। और K जो है मेरा वो कांस्टेंट है। ठीक है, P उधर चला गया तो P भी इक्वल टू हो गया KT एंड T नीचे आ गया तो PV/T इज इक्वल टू हो गया K। ठीक है, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इनिशियली pressure is P1, volume is V1, and temperature is T1। यहाँ पुट करते हैं T1 V1 by T1
इज इक्वल टू इक्वेशन 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे फाइनली प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज T2। यहाँ P के जगह P2 पुट करो, V2 पुट करो एंड T2 पुट करो, इक्वल टू हो गया K इक्वेशन 4। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल देना कि K इक्वल टू मेरा कांस्टेंट है, यहाँ भी बोल देंगे K इक्वल टू मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फाइनली बोलेंगे कि बाई 3 and 4 हो जाएगा क्या, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by and T2। दिस इज द गैस इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन बोलो या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ बोलो या डिराइव P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ये पूरा जो है तुमको करके दिखाना पड़ेगा। ये 3 नंबर का आता है एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। बहुत बार देखा गया है कि डिराइव गैस इक्वेशन या बोले ये लिख देगा, बोले प्रूफ कीजिए इसको कैसे करना, तो हम लोग इस तरह से जो है लिख के पूरी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसका तुमको जो है एवोगाड्रो लॉ के बारे में बताते हैं जल्दी। देखो नेक्स्ट लॉ है कि एवोगाड्रो लॉ किसको बोलते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, वो क्या बोला कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए और इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलने का मतलब ये है कि मान लो 2 गैस है और दोनों में 50 ml गैस है, 50 ml, ठीक है। अब प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों का दोनों क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इसी को बोला कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब 2 गैस के पास अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बताया था एवोगाड्रो। और हम लोग जानते हैं कि एवोगाड्रो ये भी बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन कितना करता है, 6.023 into 10⁻23 इतना कंटेन करता है मेरा। तो एवोगाड्रो लॉ पहले लिख देते हैं। एवोगाड्रो लॉ था कि अंडर द सेम कंडीशन temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules। कंटेन द इक्वल नंबर या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये था एवोगाड्रो। और एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है, एवोगाड्रो जो नंबर दिया था वो था 6.023 into 10⁻23 और किसी बुक में लिखा हुआ है 6.022 into 10⁻23। तो कोई भी एक लिखेंगे तो मेरा सही चल जाएगा। बस कंडीशन ये था कि अगर किसी भी 2 गैस का प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, ना बढ़ाए ना घटाए, तो दोनों में अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दोनों में क्या होगा, इक्वल पाया जाएगा। ये बताया था हम लोग, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या था, 6.023 into 10⁻23 या 6.022 into 10⁻23। ये था तुम्हारा एवोगाड्रो लॉ। और इसको हम लोग जो दिखाते हैं वो n से दिखाते हैं, ठीक है, n स्मॉल n से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो एवोगाड्रो लॉ को तो नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल n से, ठीक है, याद रहेगा। और n का मतलब यहाँ पे होता है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है W/m
W का मतलब होता है वेट ऑफ द गैस, वेट ऑफ द गैस, और M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है N इक्वल टू W/M, एक क्लास 9 में पढ़ाया गया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, करेंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से होता है। यहाँ पे एक टर्म है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तो तुमको या तो बोलेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन या प्रूफ करने देगा PV इक्वल टू nRT, या प्रूफ करने देगा PV इक्वल टू W/M RT, या बोलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो। मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब सबसे पहले बात यहाँ पे ये आता है कि आइडियल गैस इक्वेशन बोलते किसको है। आइडियल गैस इक्वेशन उस गैस को बोलते हैं जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल। ऐसा कोई गैस ही नहीं बना है जो बॉयल्स को ही फॉलो करे, चार्ल्स को ही फॉलो करे। तुम ही सोचो, बॉयल्स क्या बताया था कि वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, यहाँ पे टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। और चार्ल्स क्या बोला था कि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यहाँ पे प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये बोल रहा है प्रेशर बदलना चाहिए और ये बोल रहा है टेम्परेचर बदलना चाहिए। क्या एक गैस के लिए पॉसिबल है कि प्रेशर टेम्परेचर दोनों कभी बदले कभी ना बदले? पॉसिबल तो नहीं है। तो बोला कि वो सारा गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के नियमों का पालन करती है वो कहलाती है आइडियल गैस। और दुनिया में ऐसा कोई आइडियल गैस है ही नहीं जो बॉयल्स को भी नियम को फॉलो करे और चार्ल्स के भी नियम को फॉलो करे। दोनों में से किसी एक ही नियम को फॉलो करेगा। दोनों को फॉलो करने वाला एट अ टाइम कोई भी गैस ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो याद रहे, आइडियल गैस इक्वेशन अगर तुमको बोले कि ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो बोलना नहीं, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। और आइडियल गैस का अगर तुमको बारे में पूछे तो बताना कि वो सारा गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को फॉलो करती है वो कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है आइडियल गैस के बारे में जो है डिराइव करते हैं कि आइडियल गैस है क्या। माते डेरिवेशन में लेट P be the pressure, V be the volume, T be the temperature, and N be the number of moles of any gas of mass and of any gas of mass and volume। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स क्या बताया था, वॉल्यूम जो होगा प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स क्या बताया, वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के साथ। बट यहाँ पे कांस्टेंट क्या होना चाहिए, मास एंड प्रेशर कांस्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, एवोगाड्रो ये बताया कि किसी भी गैस में अगर प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स का। जितना वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ मोल्स भी लगभग क्या होगा, सेम पाया जाएगा दोनों गैस के पास। अगर दो गैस है दोनों में वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा, इक्वल ही पाया जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बट यहाँ कंडीशन क्या था कि आपका जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो तीन लॉ मिला। ठीक है, बाय कंबाइनिंग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे
बाय कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, तीनों के स्टार्टिंग में v है, v प्रोपोर्शनल साइन लेते हैं, यहाँ पे आ गया 1/p, यहाँ पे आ गया t और यहाँ पे आ गया n। यहाँ जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो k नहीं आता है, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटके यहाँ पर देता है r इंटू 1/p इंटू t इंटू n। ठीक है, p को इधर भेज दो तो pv इज इक्वल टू यहाँ पे RTN, इसी को सही से लिखते हैं PV इक्वल टू nRT। ये हुआ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब याद करो अभी अभी हम बोले थे कि n का मतलब होता है W/m, पता ही होगा, अभी अभी हम डिस्कस किए थे, तो W/m RT, ये हो गया P/m W/m, PV इक्वल टू W/m RT, मतलब एक ही है, बस खाली क्या किया, एक लाइन को जो है ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है समझ पाए या कंफ्यूज ना हो। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ही होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। या एग्जाम में ये प्रूफ करने देता है या एग्जाम में नीचे वाला प्रूफ करने देगा, तो घबराना मत। एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बात है यहाँ पे R क्या है। R को जो है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला गया है, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम लोग याद है, हम लोग इससे पहले के लेते थे, के इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे आर लेते हैं, आर जो है इसको बोला गया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के रूप में जो है बोला जाता है मेरा। ठीक है, ये बात याद है, हम लोग इसको नोट करो, फिर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में कुछ बताते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है। अब बात यहाँ आता है कि डायमेंशन ऑफ आर कैसे निकालें। डायमेंशन ऑफ आर कैसे निकालते हैं, हम लोग अभी अभी पढ़ क्या है, PV इक्वल टू nRT। PV n और t को नीचे लेके आओ, यहाँ बचेगा r, r इक्वल टू मिला P इंटू V बाई n और t। P का मतलब है प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसको मापते हैं किससे है, लेंथ से मापते हैं, तो ये लेंथ का क्या होगा, क्यूब होगा। n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और t का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, याद रहे बात। तो टेम्परेचर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, केल्विन। फोर्स है ना, तो फोर्स को हम लोग किससे दिखा सकते हैं, F से। एरिया को किससे दिखा सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है, लेंथ का क्यूब, और नीचे क्या है, मोल है, मोल लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल लिखो मोल, और केल्विन का के लिखे, एक तो बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ होगा, यहाँ पे क्या बचा, फोर्स इंटू लेंथ, और नीचे में क्या बचा, मोल इंटू केल्विन। फोर्स इंटू लेंथ ये बन जाता है एनर्जी। ठीक है, और ये हो जाता है मोल इंटू के। ठीक है ना, तो अब फाइनली इसका जो डायमेंशन आ जाता है एनर्जी मोल इनवर्स एंड के इनवर्स, ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ आर। ठीक है, एनर्जी मोल इनवर्स एंड के इनवर्स, इसको MLT से भी हम दिखा सकते हैं, तो फिलहाल इतना लिख के भी हम लोग जो है छोड़ सकते हैं। डायमेंशन ऑफ आर इक्वल टू एनर्जी मोल इनवर्स एंड के इनवर्स। अब एक मिनट रुक जाओ, इसका ना यूनिट होता है, यूनिट एक यूनिट होता है तुम्हारा जो याद रखने का है, ये दिया भी रहता है 0.082। ठीक है, ये याद रखना, 1 लीटर एटमॉस्फेरिक L है ये। ठीक है, L and that is mole inverse and K inverse। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया गया, एक होता है CGS और एक होता है SI। तो CGS में इसका वैल्यू दिया गया है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग मोल इनवर्स एंड K इनवर्स। SI में लिखने का ज्यादा कोई जो है अलग वैल्यू नहीं है। 10⁷ अर्ग का मतलब होता है 1 जूल, तो ऐसा ही फॉर्मूला होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड के इनवर्स।
यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁷ अर्थ इक्वल टू होता है 1 जूल, ये हम बता सकते हैं। तो ये 3 यूनिट है उसका, ठीक है। एक लीटर एटमॉस्फेयर में, एक सीजीएस यूनिट है और एक तुम्हारा जो है ऐसा यूनिट है। और ये उसका जो डायमेंशन निकाले एनर्जी मोल इनवर्स एंड के इनवर्स। तो आज यहीं तक रहेगा फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे चार्ल्स लॉ का जो 1/273 में जो है वो जीरो प्रूफ किया था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड में जीरो होता है, वो बताया जाएगा। बॉयल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, चार्ल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, गैस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीजनिंग टाइप का, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।